हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया ने अपनी क्षमता या अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको 5 साल पहले ही उसने क्या किया है, पूरा कर लिया है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरिस समझौता से रिलेटेड, जो 2015 को हुआ था। तो 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था वह किसका समझौता था? तो UNFCCC में भारत की प्रतिबद्धता थी, जिसमें भारत ने यह ऐलान किया था कि आने वाले 2030 तक भारत जो है, जो विद्युत उत्पादन होता है उसका 50% विद्युत उत्पादन केवल और केवल नॉन फॉसिल जो ईंधन है उससे शुरू करेगा। यानी 2030 पहुंचते पहुंचते भारत का जो विद्युत का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो उत्पादन होती है, उसमें जो है 50% से ज़्यादा योगदान या 50% जो योगदान है वह नॉन फॉसिल फ्यूल का होगा। मुख्य रूप से नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब यह हो गया कि जीवाश्म ईंधन का नहीं होगा, गैर जीवाश्म ईंधन का होगा, अर्थात कोयला या डीजल पेट्रोलियम पे आधारित नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो कोयले से होता है। कोयला जो परमाणु भट्टियों में आप देखे होंगे कि कोयला जो होता है उसको जलाया जाता है और उससे मेजर रूप से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। अब अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अगर हम देखना चाहें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना ही एक मेजर, केवल मुख्य रूप से फैक्टर नहीं हो सकता है कि केवल इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने से ही केवल पर्यावरण का जो समाधान है वो हो जाएगा। नहीं, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि वह इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो कहाँ से रहा है, उसके सोर्सेस कहाँ हैं। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से सोर्स क्या है, कौन से स्रोत से हो रहा है। तो अगर वो फॉसिल फ्यूल से फिर हो रहा है, जैसे कोयले से ही अगर हो रहा है, तो फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने से का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अंततः देखा जाए तो चैन में तो वही कार्बन का उत्सर्जन और वही फिर से ग्रीन हाउस इफेक्ट और वही फिर से जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जैसे इसके विकल्प के रूप में अगर देख सकते हैं, जैसे लिथियम जो बैटरीज है, तो उसकी अगर मुख्य रूप से अधिकता हो जाए तो ये सारी चीजें, फिर उसको चार्जिंग करने के लिए जो पावर पॉइंट है वह होना चाहिए। दूसरी चीज की जो चार्जिंग किया जाएगा, पावर पॉइंट जो होगा वो भी तो किसी न किसी इलेक्ट्रिक से चलेगा, विद्युत से चलेगा। तो वहां पे कहाँ से विद्युत उत्पादन हो रहा है और कहाँ से विद्युत उत्पादन करके तब मुख्य रूप से भेजा जा रहा है। तो इसके विकल्प रूप में जो हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन आप कह सकते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जा सकता है, पवन चक्की का प्रयोग किया जा सकता है। इवन अगर आप देख सकते हैं तो गोबर गैसेस के भी जो प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा का, सौर सेल का भी प्रयोग किया जाता है। तो आजकल इसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के लिए जो है मुख्य रूप से योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सूर्य घर जो है योजना चलाई जा रही है। तो इस यह मुख्य रूप से कारण क्या है, यह इंस्टॉलेशन जो किया जा रहा है, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, या फिर से पवन चक्कियों का वाला जो हो गया मुख्य रूप से क्षेत्र, या फिर से आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन वाला जो, तो यह मुख्य रूप से यह जल विद्युत जो है उससे विद्युत का उत्पादन करना। तो ये सभी से क्या होगा, यह एक रूप से धीरे 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 करके विकल्प के रूप में काम आएगा। तो इसी के क्षेत्र में भारत ने जो है पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, तो उसमें भारत ने प्रतिबद्धता, मुख्य रूप से प्रतिबद्धता जताई थी कि 2030 तक हम जो है गोल रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि नॉन फॉसिल फ्यूल से यानी गैर जीवाश्म ईंधन से हम विद्युत का उत्पादन करेंगे 50% तक। ठीक है, तो वह उपलब्धि 50% वाला जो उपलब्धि है वह 5 साल पहले ही भारत ने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह टॉपिक आपका इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक ना। तो पर्यावरण प्रदूषण या मुख्य रूप से आप देख सकते हैं पर्यावरण से मुख्य रूप से रिलेटेड है, ठीक ना। तो 5 साल पहले ही अपने लक्ष्य को क्या किया है, भारत ने पूरा कर लिया। इवन अगर देखा जाए तो 5 साल पहले भारत के द्वारा लक्ष्य तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो वह अलग है। यह इंस्टॉलेशन की बात केवल की जा रही है। अभी विद्युत का जो उत्पादन है, अभी भी वही कोयला का जो चैन है उसी, यानी मुख्य रूप से देखेंगे तो फॉसल फ्यूल आधारित ही अभी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो जो मुख्य रूप, यह केवल बात की जा रही है किसकी, तो केवल इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है कि जो क्षमता के लिए दिखाया था भारत, वह 50% जो कहा था वह पहले ही 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है। अब हाँ, हो सकता है, हो क्या सकता है, बिल्कुल इसमें जो ये सारी चीजें की जा रही हैं उसके कारण जो आने वाले समय में क्या होगा, विद्युत उत्पादन जो होगा इनसे ज्यादा होगा, तो उस पर भार कम पड़ेगा। इवन आपने देखा कि परमाणु क्षेत्र में भी
प्राइवेट एंटिटी को जोड़ने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें हो गई। तो कुल विद्युत क्षमता में लगभग 484.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें 242.8 गीगावाट बिजली जो है गैर जीवाश्म स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, इससे उत्पन्न होने की बात की जा रही है। ठीक है। अब नीतिगत समर्थन कौन कौन से लिया गया है, जैसे पीएलआई स्कीम्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम हो गया वो हो गया, हरित ऊर्जा के खुले बाजार पहल, ये सारी चीजें जो हो गई, या सोलर पार्क, ग्रीन कॉरिडोर, नेट मीटरिंग, ये सभी प्रावधानों के चलते ही जाके सक्षम हो पाया है। फिर निजी क्षेत्र की भागीदारी भी रही है, जैसे अडानी हो गया, टाटा पावर हो गया, रिन्यू पावर हो गया, इन निजी कंपनियों ने भी बड़े पैमाने पर सौर और पावर जो है मुख्य रूप से पवन परियोजनाओं को लागू करने में निवेश करने का काम किया है। तो केवल गवर्नमेंट के चलते नहीं, बल्कि साथ साथ जो है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जो प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनके द्वारा भी ये जो लिया गया है इनिशिएटिव, उसके द्वारा ही जाके पूरा हुआ है। तकनीकी नवाचार के चलते फिर तेज क्षमता वृद्धि, जैसे 2024 में भारत ने लगभग 28 गीगावाट तक नई सौर और पवन ऊर्जा जोड़ी, और 2025 के पहले 5 महीनों में ही 16.3 गीगावाट मतलब नई जोड़ी गई है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, नोट्सबुक आईएएस पे आप जुड़ना चाहे हुए हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो मिल जाता है, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा लिंक उसका, तो रजिस्टर वहाँ पे करेंगे तो आपको डेली जो है, जो डेली बेसिस पे जो क्यूज है एमसीक्यू मुख्य रूप से आपके करंट का, वह भी आप आसानी से वहाँ से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है। आरओ का अगर आप कर रहे हैं तो 27 को तो पेपर है ही है आपका, तो प्रैक्टिस करना चाहें तो आप जाके ऐप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। ठीक है। तो यह मैं पहले ही बता दूं कि यह उपलब्धि केवल क्या है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, एक्चुअल जनरेशन अभी नहीं है, मैं पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या होगा, कॉप 30 जो है, अच्छा कॉप 30 जो है यूएनएफसीसीसी का, अभी आपने देखा यूएनएफसीसीसी का जो है कॉप 29 हुआ था, और ये कॉप 29 हुआ कब था, 2024 में, और किस जगह पे हुआ था, अजरबैजान पे हुआ था। अजरबैजान के किस शहर में, तो अजरबैजान के बाकू शहर पे हुआ था, बाकू शहर में एक बैठक हुई थी। लेकिन इसी यूएनएफसीसीसी का कॉप 30 जो बैठक होने वाला है वो ब्राजील में होने वाला है, और ब्राजील का जो शहर है ब्रासिलिया, ठीक ना, ब्रासिलिया, वहां पे होने वाला है मुख्य रूप से आपका कॉप 30 का जो है बैठक यूएनएफसीसीसी का। ठीक है। और अभी आप बता भी सकते हैं, ब्राजील की ब्रासिलिया शहर में अभी एक और बैठक हुआ था हाल ही में, ब्रिक्स का हुआ था। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें भारत अपना वैश्विक जलवायु सम्मेलन में क्या हो सकता है, एक आवाज उठा सकता है प्रतिबद्धता से रिलेटेड। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं बताया आपको। फिर अगला लक्ष्य 2030 तक क्या है, 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना, ये भी भारत का एक लक्ष्य इसी में से है। ठीक है। तो हरित हाइड्रोजन, बड़े पैमाने पर बैटरी भंडारण, अपशिष्ट ऊर्जा, घरेलू पैनल निर्माण को बढ़ावा देना, इस सारी चीजों से आगे ये सारी चीजें पूरा हो पाएंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।